नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ये हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। बाकी आज सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका सभी लोगों को आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रिपरेशन करना है, ध्यानपूर्वक तैयारी करना है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम को 101% फतेह करना है और 90+ क्वालिफाइड करना है। आज सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक ये चीज़ समझना है कि हम 30 क्वेश्चंस हिंदी भाषा के करने वाले, जिसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रामर के क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और अपनी तैयारी जांचिए, परखिए कि 30 में से आप लोगों का कितने स्कोर प्राप्त होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी करेंगे, संभावित प्रश्न भी करेंगे, कि A to Z फुल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के सततः व्यापक मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है। ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न है और सतत व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा शब्द है जहाँ से प्रश्न आता ही, पूछा ही जाता है। तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका बताना है आपको। प्रश्नोत्तर होगा, अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग होगा, मानक संदर्भित परीक्षण होगा या सूत्रलेख होगा। सभी लोग बताइएगा। जी हाँ साथियों, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि भाषा के सतत व्यापक मूल्यांकन की जब भी सर्वश्रेष्ठ तरीका की अगर बात की जाती है तो अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग होना। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि बताना है। वचन संबंधी, पदक्रम, कारक संबंधी या लिंग संबंधी होगा। फल को खूब पका होना चाहिए, इसमें अशुद्ध क्या है, सभी लोग बताइए। फल को खूब पका होना चाहिए, इसमें वाक्य में अशुद्धि बताना है सभी लोग। वचन संबंधित नहीं है, ना ही पदक्रम है, ना ही लिंग संबंधी, तो बात आती कारक संबंधी। यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरणम में पर हे हरे संबोधनम हे हरे हो। कारक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आता ही आता। पिछली बार हमने देखा है प्रत्येक प्रश्न पर कारक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यानी कारक का 1 नंबर कन्फर्म करने वाला ऐसा टॉपिक। अगला प्रश्न है, अभ्यास की अवस्था में महत्व नहीं दिया जाता। पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। तो अभ्यास की अवस्था जो होती है उसमें किसका महत्व नहीं दिया जाता है। मौखिक वाचन, पढ़ने का, लिखने का, गाने का। अब देखिए अभ्यास की अवस्था, ये चीज़ समझ जाए, ये जिसने समझ लिया एग्जाम को फतेह कर लिया, यानी इस क्वेश्चन का 1 नंबर पक्का कर लेगा। तो मौखिक वाचन अभ्यास में होता है, पढ़ाई भी होती है। मौखिक वाचन में अब लिखना और गाना 2 चीज़ें आपके होती, क्योंकि अभ्यास दिया गया तो अभ्यास लिख के द्वारा भी किया जा सकता है, गाने को। तो अभ्यास की अवस्था में गाने को महत्व नहीं दिया जाता है। वैसे कहा जाए बच्चों को अगर गा गा के पढ़ाया जाए तो बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन अभ्यास की अवस्था यहाँ पे दिया गया है, महत्व की बात कर रहे हैं। ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है, तो व्यापम ने इसे डी ऑप्शन को सही माना है। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग भी बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आपके कमेंट के फीडबैक का सर्वोपरि अभिनंदन, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर एग्जाम्पल उदाहरण क्या होता है। किसकी बात करेंगे, भाषा में रचनात्मक आकलन की बात की जा रही है। तो बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव को लिखने के लिए कहना, सूत्रलेख हो गया, प्रश्नों को उत्तर लिखना, या डी ऑप्शन इकाई परीक्षा देना। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि भाषा के लैंग्वेज में जब भी रचनात्मक क्रिएटिविटी के आकलन की बात करें, वो भी सर्वाधिक बेहतर एग्जाम्पल कि बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखना। जब अपने से बच्चे अनुभव लिखेंगे तो वो रचनात्मक होगा, क्योंकि बच्चे दूसरे के नकल नहीं करेंगे, ना ही अनुकरण करेंगे, वो जिन्हों अपने सोच समझ के द्वारा अपने अनुभव से लिखेंगे, तो वो एक यहाँ पे रचनात्मक आकलन सर्वाधिक बेहतर एग्जाम्पल हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो लोकोक्ति पिछली बार पूछी गई थी, आपको पता होगा, आपने पेपर दिया होगा। नहीं दिया तो हमने पेपर सॉल्व किया, पुराने पेपर। जाइए प्लेलिस्ट बना है, सभी पुराने पेपर जरूर देखिएगा दोस्तों।
जो पुराने पेपर देख के आएगा, समझेगा, प्रश्नों को देखेगा, वही एग्जाम को फतेह करने में लगभग 20 से 25% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए प्रीवियस सॉल्व पेपर देखिएगा। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसमें लोकोक्ति का जो अर्थ होता है, यानी अंधा है और बटेर लग जाना, मतलब समझ रहे हैं ना। समझ यह रहे कि बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफल बना या सफलता की प्राप्ति हो जाए, तो वही लगता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना मेहनत के सफल प्राप्त हो जाना। कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में, कहीं आपको रास्ते में 1 करोड़ रुपए मिल जाए बिना मेहनत के, लेकिन जो पैसा जिसका होगा वो तो मेहनत का होगा, जिसने किया होगा, बट आपके लिए क्या हो गया, ये तो फ्री में हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुकरण विधि खाली स्थान रचना के लिए उपयुक्त होती है? प्रारंभिक स्तर, उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर या दीर्घ स्तर की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, मेरे सभी शिक्षक बंधु, प्यारे प्यारे मित्र, सभी लोग, ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, कि अनुकरण विधि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1 नंबर आप आता ही आता है, पक्का है। तो अनुकरण विधि को समझ लीजिएगा। अनुकरण विधि खाली स्थान रचना के लिए उपयुक्त है। देखिए, अनुकरण तो बच्चा जब भी प्रथम विद्यालय में जाता है, प्राथमिक स्तर में जाता है, अनुकरण करना शुरू कर देता है। रचना के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि सही अनुकरण वह प्राथमिक स्तर पे ही सीखता है और बच्चे को सही अनुकरण मिलना बहुत ज़रूरी है। तो प्राथमिक स्तर पर ही अनुकरण विधि जो होती है वह प्राथमिक स्तर पर रचना के लिए उपयुक्त होती है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न साथियों, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर, व्यास विधि, उद्बोधन विधि, खंडान्वय विधि हो गई। तो आप मेरे प्यारे मित्र सभी लोग जानते हैं, जब भी गद्य शिक्षण की बात की जाती है और गद्य पद पिछली बार पूछा गया था, गद्य पद मिश्रण पूछा गया था। गद्य पद मिश्रण जो विधि होती है चंपू काव्य कहलाता है, चंपू नाम से जाना जाता है जो गद्य पद मिश्रण होती है। पिछली बार पूछा गया था आपके पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे गद्य शिक्षण पूछा जा रहा है। तो गद्य और पद्य शिक्षण 2 ऐसे टॉपिक है जहाँ से एक आएगा, 2 टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। तो गद्य पद शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की जो विधि कहलाती है वह उद्बोधन विधि होती है, क्योंकि गद्य दिया गया है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है? कर्म, कबूतर, धर्म, प्रकाश। ये भी पिछली बार पूछा गया प्रश्न। श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास, ठीक है, ये राजस्थान शायद शिक्षक भर्ती में प्रश्न आया हुआ था कि श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास क्या नहीं होता है? तो कर्म, धर्म, प्रकाश, ये श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास कहलाते हैं, लेकिन कबूतर नहीं कहलाता। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा अच्छा लगा इसलिए कंबाइंड हमने किया इस प्रश्न को, क्योंकि कुछ प्रश्न अलग होते हैं ना, वो रिपीट हो सकते हैं। और हालांकि शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए संभावित प्रश्न है। अगला, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन किया है महात्मा गांधी जी ने, अरविंद घोष जी ने, विवेकानंद जी, विनोबा भावे ने। और आपको पता है हिंदी में ये 4 ऐसे आपके महान व्यक्ति हैं, ठीक है, जो आता ही आता है प्रश्न, इनसे एक प्रश्न लिखा हुआ है, चारों ऑप्शनों में से इनसे एक प्रश्न रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी एक चित्र होते हैं। इसका महात्मा गांधी जी ने इस मत का समर्थन किया है। और महात्मा गांधी से हिंदी में आता ही आता है, कोई ना कोई इनका वाक्य या शब्द आएगा ही आएगा। इनमें से एनसीईएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? नेशनल करिकुलम 2005 पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवसाय पर केंद्रित, बाल केंद्रित या पाठ्य पुस्तक के साथ साथ व्यवसाय पर आधारित होना चाहिए। तो एनसीईएफ 2005 से प्रश्न आता ही आता है, आप सभी लोगों को पता होगा, कोई एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो एनसीईएफ 2005 के अनुसार शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सभी लोग समझ रहे हैं? और अगला टॉपिक तो और भी इम्पॉर्टेंट है, भाषा के कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा के 4 जो कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 ऐसे कौशल है जहाँ से प्रश्न आएंगे। हो सकता है 2 से लेके 4 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। कभी किसी पेपर में 2 आएंगे, किसी में 1 आएगा, किसी में 3 प्रश्न आएंगे, किसी में 4 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में ज़्यादातर इनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है,
लेकिन हिंदी में प्रकार पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड भी आ सकता है, सुनना बोलना पढ़ना लिखने से रिलेटेड। अगला प्रश्न, भाषा के साधारणतः रूप क्या होता है? मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा। अब इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते समझते हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं क्योंकि एक फैमिली है, ठीक है, एक परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना परिवार है। तो भाषा के जो साधारणतः रूप हमारे कहलाते हैं, मौखिक भाषा भी होता है, सांकेतिक भाषा भी होता है, लिखित भाषा, ये तीनों हमारे भाषा के रूप होते हैं। इसलिए देखिएगा डी ऑप्शन में 1 2 3 सभी हो जाएंगे, ठीक है। नो डाउट सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला है ढक्कन, ढा ढक्कन का आपने पढ़ा होगा, ये बच्चों को पढ़ाते होंगे ना, बच्चों में क्या लिखा है तो बच्चे बोलते हैं ढा ढक्कन का लिखा हुआ सर। तो इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है, कंठ तालु मूर्धा दंत, ढा ढक्कन बोलेंगे तो ना तो कंठ का प्रयोग हो रहा, ना ही तालु दंत, दंत ताल दोनों को दिया हमारा मूर्धा में आता है, ढा ढक्कन का, आ अड़ा का, ये क्या है मूर्धा उच्चारण स्थान हमारे कहला जाते हैं। अगला पाठ पुस्तक का अध्यात्मक पक्ष कौन सा होगा? अध्ययनात्मक पक्ष, पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ जिल या प्राकथन की बात करेंगे तो पाठ पुस्तक का अध्ययनात्मक जो पक्ष कहलाता है वह आपका प्राकथन कहलाता है। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है वैचारिक सामग्री इनमें से क्या कहलाती है? संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली या व्याकरणिक कहलाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वैचारिक सामग्री की बात कर रहे हैं, वैचारिक सामग्री अर्थात मूल विषय वस्तु की बात की जा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो पिछले पेपर में आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न था कि रूपरेखा शिक्षण विधि किससे संबंधित होती है? जी हाँ, जो रूपरेखा शिक्षण विधि है यह रचना शिक्षण से है, व्याकरण शिक्षण से है, गद्य शिक्षण से या कहानी शिक्षण से संबंधित हो जाती है। तो रूपरेखा शिक्षण विधि जिससे संबंधित वह आपके रचना शिक्षण से संबंधित हो जाती है। रा से रचना, रा से रूपरेखा, दोनों नाम है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया कि नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? मुंह से, कान से, कान व आँख से या आँख से हो जाता है? तो नाटक जो का संबंध है जिस ज्ञानेंद्रिय से हो जाता है वह कान और आँख दोनों होती, क्योंकि कान से हम देखते हैं और कान से हम सुनते हैं और आँख से हम देखते हैं, ठीक है। कुछ लोग हंस रहे होंगे कि सर कैसे बोल रहे हैं, कान से थोड़ा कोई दिखाई देता है। तो देखो मांस की जिह्वा है, निकल आती है, और इसीलिए बोलते हैं ना कि शब्द है ना सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि तीर से निकला हुआ कमान और मुख से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती, और कभी गलती अगर बोल देते हैं माफ़ी मांग लेना बहुत उचित है, क्योंकि माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं होते बल्कि बड़े बनते हैं। इसलिए हमेशा आजकल रिलेशन में देखा जाए तो ज़्यादातर यही होता है ना, सब एटीट्यूड में रहते हैं, बट जिसमें नम्रता होती है, जो निर्मलता से थोड़ा झुकाव होता है ना, वही बढ़ता है। जितने भी बड़े आप देखेंगे जिन्हें महान, अभी हमारे टाटा ग्रुप इंडस्ट्री के भी, ठीक है, तो आप जानते होंगे कैसे वो महान व्यक्ति थे। उनके पास अंबानी हैं, अंबानी परिवार से ज़्यादा उनका नाम लिया जाता है, उसका रीज़न है उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसे कार्य किए, ठीक है। तो जुड़े रहिए, थोड़ा चीज़ें अच्छी लगे, आप ही संतोषजनक हो सके, आपका मन संतुष्ट हो। अगला सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन की बात होती है, नियोजनात्मक, निर्माणात्मक, निदानात्मक या संकलनात्मक की बात होती है। तो सत्र की समाप्त पर प्रयुक्त मूल्यांकन, जब सत्र समाप्त होगा, जब नियुक्त होगी, शिक्षक बनेंगे, जब सत्र की समाप्त पर प्रयुक्त जो मूल्यांकन किया जाएगा वो जो आपका संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संकलनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, पूरा संकलन पूरे वर्ष भर का उसमें पूरा मूल्यांकन हो जाएगा। अगला ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं होता, यानी ये जानना जरूरी कि ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में क्या क्या उपयोगी होता है। प्रश्नों के प्रकार, पाठ्यवस्तु के प्रकरण, शिक्षण के लक्ष्य, ये तीनों उपयोगी होते, लेकिन शिक्षक की निर्मित सामग्री, ये ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं होता कि आप शिक्षक की क्या निर्मित सामग्री है। शिक्षण के लक्ष्य होना चाहिए, पाठ्यवस्तु के उसमें प्रकरण होना चाहिए और प्रश्नों के प्रकार होना चाहिए, ये ब्लूप्रिंट ढांचा।
अब जैसे हम मॉडल पेपर इसमें निकालेंगे, आपका जब सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर हम खुद से अपना बनाएंगे, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, हम अपने अनुभव नहीं करेंगे, जो आपका कोर्स है, जो आपके प्रीवियस में पूछे गए उस प्रश्नों के अकॉर्डिंग करेंगे। कुछ क्वेश्चन क्रिएटिविटी लाएंगे, नए क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है दोस्तों, उपचार करना। वैसे ही हमने समझ उपचार, तो यहाँ पे सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, या कह सकते हैं कि शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो आप सभी लोग जानते हो उपचार अर्थात उपचारात्मक शिक्षण मतलब अध्यापन संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको दूर करते हुए शिक्षण करना। अध्यापन भाई कोई चीज़ आप में भी कठिनाइयाँ रहे तो उनको दूर करते हुए आपको पढ़ते रहना है, वही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाक्य का प्रकार हो जाएगा संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतार्थक या प्रश्नवाचक। जहाँ पे वायल है और ये शब्द आता है इसको सभी लोग पहचानते होंगे, क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक वाक्य कहला जाएगा, ये सिंपल सी पहचानना है इसमें। अगला प्रश्न है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में सही विकल्प को चुनना है। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, बिल्कुल राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। फिर उसकी मेहनत पर पानी फिर गया, वह अपनी माँ की आँख का चांद है, तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। मुहावरे के प्रयोग में बनी वाक्य जो है कि राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, पढ़ा होगा ना आपने, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। ईद का चांद पढ़ा होगा आपने, आँख का चांद तो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य, मिश्र, संयुक्त, आश्रित, उपप्रधान वाक्य। और ये चार ऐसे आपके टॉपिक है जिनमें से एक प्रश्न आएगा। मिश्र वाक्य आ सकता है, मिश्र वाक्य, या आपका संयुक्त वाक्य से प्रश्न आ सकता है, आश्रित वाक्य या प्रधान वाक्य। चारों को पहचान लीजिएगा, डिटेल के साथ पढ़ लीजिएगा। तो संयोजक शब्द से जो जुड़े हुए शब्द में अधिक असाधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य को ही संयुक्त वाक्य कहते हैं, क्योंकि जुड़ा हुआ है। संयोजक शब्द से जुड़ा मतलब संयुक्त, ये याद को थोड़ा चीज़ें आपको कर लेना है। बाकी सभी लोग समझदार हैं, ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं आप लोग। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है। पहला वर्ण शब्द वाक्य होता है, वाक्य शब्द वर्ण होगा, शब्द वर्ण वाक्य होगा, शब्द वर्ण वाक्य होगा। तो आप जानते हैं वर्णों से मिलके शब्द बनता है, शब्दों से मिलके वाक्य बनता है। क्या है दोस्तों, वर्णों से मिलके शब्द बनता है और शब्दों से मिलके वाक्य बनता है। तो हमारा जो संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया जो होगी वह वर्ण शब्द और वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा कि हर्बट उपागम के पद कितने हैं। तो हर्बट का पंचपदी आपने नाम पढ़ा ही होगा, 5 पदों वाला। बात आती है कि 5 पद कौन कौन से। तो एक जर्मन मनोवैज्ञानिकों द्वारा पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली शुरू गई। पाठ नियोजन के लिए 5 चरण प्रणाली में, जिसमें तैयारी, प्रस्तुति, मेल, सामान्यीकरण और आवेदन सहित ये 5 आपके असतत कदम इसमें शामिल हैं। तो जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट की बात की जाती है और इन्हीं के नाम से पंचपदी आपके चलती है। शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है। ब्लूम की, मॉरिसन की, जॉन डीवी हर्बर्ट की। और मैं आपको बता देता हूँ ये चारों ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे इनसे रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आएगा ही आएगा। एक प्रश्न तो रखा हुआ है, ब्लूम, मॉरिसन, जॉन डीवी हर्बर्ट। लैंग्वेज में, पेडागोजी में इनका नाम जरूर आता है, इनसे नाम से रिलेटेड, इन मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है। तो मॉरिसन की देन है, याद रखिए। इकाई संप्रत्यय मतलब मॉरिसन की बात की जा रही। अगला प्रश्न है भाषाई कौशल का लिखित अव्यक्त रूप क्या होता है। सुनना, उच्चारित, पढ़ना या लिखना होता है। तो मेरे शिक्षक बंधु, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर, आप सभी लोग जानते हैं जब भी भाषाई कौशल की बात की जाती है इनसे भी एक प्रश्न आएगा। तो भाषाई कौशल टॉपिक से पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाषाई कौशल का लिखित अव्यक्त रूप बताना है। तो लिखित अव्यक्त रूप को लिखना ही कहेंगे, कोई और नहीं कहेंगे। ये केवल कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा होता है। प्रश्न का ही उत्तर होता है, लेकिन कुछ हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतना सरल तो पूछा नहीं जा सकता, हम ये सोच लेते हैं, बट सरल भी आते हैं।
श्रव्यदृश्य साधन बताना है। इनसे तो एक प्रश्न रखा है, जानते हैं, श्रव्य से पूछा जाए, दृश्य से पूछा जाए, या श्रव्यदृश्य दोनों को मिला के पूछा जाए। श्रव्यदृश्य मतलब सुनाई भी देना, दिखाई देना, तो वह चलचित्र में होता है। चित्र में केवल देखते हैं, चित्र विस्तारक में केवल देख सकते हैं, रेखा चित्र। लेकिन दृश्य में हमारा चलचित्र होगा, यानी चित्र चलता रहेगा, और जो चित्र चलेगा उसमें आवाज़ भी आएगी। अगला प्रश्न, वाक्य देश में विदेश से माल लाने की क्रिया के लिए शब्द का चयन करना। जी हाँ साथियों, मान लीजिए देश से विदेश से माल आने की क्रिया जो कहलाती है, यानी बाहर से माल हमारे देश में अंदर आता है, उसको लिए हम निर्यात बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, व्यायाम बोलते हैं, आयात बोलते हैं। और इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आयात निर्यात में, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन को शामिल करने का मेरा उद्देश्य था, क्योंकि ये प्रश्न आता है हमेशा, कन्फ्यूजन जल्दबाजी में हो जाता है, अक्सर होता है। एक दो क्वेश्चन गलत हो गए ना तो आगे वाले क्वेश्चन भी बनते हुए भी बिगड़ जाते हैं। तो देश में विदेश आने वाले माल आने की क्रिया, अगर आ रहा है तो समझिए आयात हो रहा है, जा रहा है मतलब निकल रहा है, निर्यात हो रहा है। ना से निकलना, ना से निर्यात होना, बाहर जा रहा है। आयात होना मतलब आना, आयात का मतलब हमारे यहाँ आना, निर्यात का मतलब हमारे यहाँ से जाना। तो जाना आना ये आप समझ जाएंगे, आयात निर्यात, ये थोड़ा मेन मिलाप कर लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आसन का सही पर्यायवाची है? दुर्बोध, धनेच्छु, द्विज, तख्त। आसन का पर्यायवाची बताइएगा सभी लोग, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके कमेंट बॉक्स में, और अभी इसी वक्त बताना है। और साथ ही साथ साथियों 30 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट करना है। और जिनका 25+ का स्कोर आ रहा है तो ध्यानपूर्वक बेहतरीन प्रिपरेशन में लग जाइए, और 25+ से कम आ रहा तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, और उस कमी को हम निखारने के लिए टॉपर नोट्स लाए हैं। और टॉपर नोट्स आपको हिंदी की है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ग्रामर के पोर्शन को A to Z आपको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जो आपकी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करेगा, आपकी तैयारी को 20% और बेनिफिट लाने वाला है ये टॉपर नोट्स। और जिनको टॉपर नोट्स प्राप्त करना, केवल आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598, इसमें आपको व्हाट्सएप कर देना है, आपको पूरा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपके इसी तरह अगले प्रैक्टिस सेट पे।